जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। कुछ के बारे में तो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत सी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आइसोटोप्स। हालांकि आइसोटोप्स तो बहुत बच्चे पढ़ के आए होंगे, क्लास 9th में आपके था। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आप लोग अच्छे से जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, इसको कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, और ये ट्रीटियम है जिसको कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक, ये अपना सबसे नॉर्मल हाइड्रोजन है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तीनों देखो क्या है, आइसोटोप हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, सब में प्रोटॉन सेम है, बट इसमें देखो मास नंबर इसका 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो 1 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो 2 है। ध्यान रखना, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, बस 1 मास नंबर वाला, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन 0 1 2, सेम प्रोटॉन की संख्या बट न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, यानी आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। ठीक, यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन जो है 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो है 7, और यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो 8 है। ठीक, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है बट प्रोटॉन की संख्या क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। अब देखिए आइसोटोप से ही क्या होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे अगर मैं पूछूँ क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप जवाब देंगे सर 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। तो एक एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के क्या होता है, मास होता है। अब किसी में भी क्या प्रोटॉन का भी 1.5 हो सकता है या न्यूट्रॉन का भी 1.5 हो सकता है? अरे किसी के पास मान लो 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, तो 20 हुआ उसका मास। ये फ्रैक्शन कहाँ से आ रहा है? ये 35.5 कहाँ से आया? ठीक है, क्लोरीन में मान लो जैसे हम बोलते हैं 17 होता है प्रोटॉन। ठीक, तो क्या 18.5 उसमें न्यूट्रॉन है? जी नहीं, न्यूट्रॉन भी क्या होता है 1 2 3 4 जैसे कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ही उसका वैल्यू होता है। ना प्रोटॉन की संख्या फ्रैक्शनल हो सकती है, ना न्यूट्रॉन की संख्या फ्रैक्शनल हो सकती है। तो ये एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आया कहाँ से? ये आया है आइसोटोप्स की वजह से। ठीक है, अगर मैं एक जनरल बात करूँ तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। ठीक है ना, क्लोरीन 2 पाया जाता है, 17Cl35 और 17Cl37। तो अब ये बताओ, वातावरण में एक 35 मास वाला क्लोरीन भी है और 37 मास वाला भी क्लोरीन है। तो अब जो एटॉमिक मास हम बात करते हैं 35.5, वो ना तो इसका है ना तो इसका है, वो एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है वो? एवरेज एटॉमिक मास है। तो अगर कोई पूछे फ्रैक्शनल कैसे आ गया एटॉमिक मास, तो वो आया है एवरेज वैल्यू, जो 2 3 4 जितने भी आइसोटोप्स हैं सबका क्या है, फ्रैक्शन मिला के है। अब ध्यान से समझिए, 35.5 आ रहा है, इसका मतलब 35 के नज़दीक है। तो 35 वाला जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू 37। क्लियर है ना? तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू एवरेज एटॉमिक मास की वजह से आता है। एवरेज क्यों लिया हमने? क्योंकि एक से अधिक आइसोटोप्स हैं। ठीक, तो वहाँ पे हम एवरेज मास सबका लिए हैं, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसके एटॉमिक मास के नज़दीक आएगा। ठीक, तो फ्रैक्शनल होने का ये कारण है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला भी होता है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये होता है m1x1 प्लस m2x2
प्लस ऐसे ऐसे करके m3 x3 m4 x4 अपॉन में क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास का क्या है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे m1 m2 क्या है, ठीक, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे m1 क्या है, m1 के जगह पे हम रख देंगे 35, m2 के जगह पे क्या रख देंगे 37। ठीक, तो m1 m2 क्या है, m1 m2 जो है वो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। ठीक, आइसोटोप्स। और x1 x2 x3 ये सब क्या है, ये है रिलेटिव परसेंटेज एबंडेंस। ठीक, रिलेटिव परसेंटेज एबंडेंस। ठीक, जैसे बोल देगा कि 80% 35 वाला क्लोरीन है और 20% 37 वाला क्लोरीन है, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 80, यानी कि वो हो गया x1, ठीक, और इसका मास 35, तो m1 हो गया इसका 35 और क्या हो गया x1 इसका हो गया 80। तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल इस फॉर्मूला को नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे। डिटरमाइन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इफ रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस ऑफ O16 एंड O17 आर 20 एंड 80% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 2 आइसोटोप दिए हुए हैं, 16 मास वाला ऑक्सीजन और 17 मास वाला ऑक्सीजन, जिसमें 16 मास वाले का 20% अबंडेंस है और 17 वाले का 80% है। तो पूछा एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होगा, क्योंकि भाई दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो ना तो आंसर 16 होगा ना तो 17 होगा, दोनों के बीच का होगा। और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 17 का परसेंटेज ज़्यादा है, तो 17 के नज़दीक आंसर आने वाला है। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, m1 इंटू x1। m1 क्या है यहाँ पे भाई 16 और इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 20 प्लस 17 इसका है और इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 80 अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस x3। अब भाई यहाँ पे 20% x1 है और ये x2 है, चाहे इसको x1 मानो इसको x2 मानो, जिसको भी मान लो, तो ये परसेंटेज जब सबका मिला देंगे तो ऑलवेज नीचे 100 ही आएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 320 और ये आ जाएगा 1360 अपॉन में 100। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1680 अपॉन में 100, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16.8 आ गया आंसर। देख लो 17 के नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज एबंडेंस से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास एवरेज निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम 2-3 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोरॉन के 2 आइसोटोप 10 मास वाला और 11 मास वाला, जिसका परसेंटेज एबंडेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, देखो 10 वाले का कितना परसेंटेज दिया हुआ है एबंडेंस 19.6 प्लस 11 वाले का कितना दिया हुआ है 80.4, देखो 11 के ही नज़दीक आएगा, ठीक, अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा 196 प्लस 11 इंटू 80.4 करेंगे, ये आ जाएगा 884.4, ठीक, अपॉन में 100, और ये आ जाएगा 196 प्लस 884.4, तो ये आ जाएगा 1080.4 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 10.804 और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट करिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार 2 आइसोटोप है नियॉन 20 और नियॉन 22। इस बार एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है हमसे, परसेंटेज एबंडेंस पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं नियॉन का मान लेते हैं, नियॉन 20 का परसेंटेज एबंडेंस हम मान लेते हैं x% है, तो जाहिर सी बात है नियॉन 22 का कितना हो जाएगा
100 माइनस x%। क्लियर भाई, दोनों मिला के 100 ही तो होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, एवरेज एटॉमिक मास 20.2 इक्वल्स टू इसका मास 20 इंटू परसेंटेज अबंडेंस x प्लस 22 100 माइनस x अपॉन में 100। ठीक, अब इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2020 इक्वल्स टू 20x प्लस 2200 माइनस 22x। अब 2020 में से 2200 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। 180 इक्वल्स टू, ठीक है, यह माइनस में 180 आएगा इक्वल्स टू माइनस 2x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 90। ठीक, यानी कि अगर x 90 आ गया तो नियॉन 20 कितना है, ये आपका आ जाएगा 90% और ये कितना आ जाएगा 10%। यानी कि नियॉन 20 वाला 90% है और नियॉन 22 वाला 10% है। क्लियर है ना, नोट कर लो इसको। आइए कुछ और टर्म्स देखते हैं, जैसे कि अगला है आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। डिफरेंट एलिमेंट्स सुनते ही हम समझ गए कि प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, तो यानी कि अलग अलग एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन 7 है, बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पर भी 14 है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो एटम कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्लियर। अगला है आइसोटोन्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो एक चीज़ याद रखना, मैं जहाँ पे एटम लिखा हूँ वो एटम के ही केस में पॉसिबल है। आइसोटोन्स एटम के ही केस में देखा जाता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइफियर्स, ये सब एटम के ही केस में देखा जाता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल के केस में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले आइसोटोन्स में क्या है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट 6, 7, 8, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन्स कितना है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 14 में से 8 गया, 6 गया 8। यहाँ पे न्यूट्रॉन 15 में से 7 गया 8। यहाँ पे न्यूट्रॉन 16 में से 8 गया 8। तो सब में न्यूट्रॉन की संख्या सेम। आइसोडाइफियर्स, एटम्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम n माइनस पी वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, n माइनस पी वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 13 में से 6 गया 7। यहाँ पे n की वैल्यू 15 में से 7 गया 8। यहाँ पे n की वैल्यू 17 में से 8 गया 9। ठीक, तो n माइनस पी यानी 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 यानी कि 1, 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो n माइनस पी की वैल्यू क्या आ रही है, सब में सेम आ रही है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, आइसोडाइफियर्स कहलाएंगे। ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइसोस्टर्स। देखिए आइसोस्टर्स क्या होते हैं, पहली बात एटम्स नहीं होते हैं, मोलिक्यूल्स या आयंस भी हो सकते हैं। तो मोलिक्यूल्स और आयंस हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स एंड सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटम की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों सेम होगी। इसका बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, जैसे CO2 और N2O। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 एटम, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम, दोनों में 3 एटम है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई, ऑक्सीजन में 8 होता है तो 8 दूनी 16 और 6 22, और यहाँ पे नाइट्रोजन में 7 दूनी 14 और 8 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में हैं और दोनों में 3 एटम है। और एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, आयंस में ये NO2 माइनस हो गया और O3। देखो 3 एटम यहाँ पर भी हैं, 3 एटम यहाँ पर भी हैं, और कितने एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, ऑक्सीजन में 8, 8 तरीके 24 और 8 दूनी 16 और 7 22, 16 और 7
16 और 7 कितना हो गया 23। और ध्यान से समझिए एक नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो 24 हो गया, दोनों में 24 इलेक्ट्रॉन्स और 3 एटम्स। तो ये हो गया आइसोस्टेट्स के एग्जांपल, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम के केस में ये नहीं होता, ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयंस भी हो सकता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आइटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो पहला तो एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ n-3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 3 10, O-2 8 2 10, ठीक है ना। उसके बाद F- इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बाद नियॉन इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद Na+, ठीक, Mg+2 Al+3, ये सब क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम +2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 20 होते थे, 2 निकल गया, ठीक। उसी तरह K+, Cl-, S-2 Ar, ठीक है, P पे -3, ठीक। तो ये सब क्या एग्जांपल हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन वाले, तो ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। स्कैंडियम +3 भी आ जाएगा इसी में, ठीक। तो ये सब आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स कुछ भी हो सकते हैं। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए, जैसे मैं बात करूँ सिलिकॉन कितने इलेक्ट्रॉन है 14, N2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 14, CO में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 14, NO+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 14 हैं। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के, क्योंकि सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। Cn-, ठीक, ये भी कितना हो गया, 7 6 13 1 14, ठीक है ना, 8 7 15 एक पॉजिटिव चार्ज 14, तो सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल्स हो गए। अब एक चीज़ बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, क्या, नोट करके लिखिए, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर दोज विच हैव, 3 चीज़ें हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम शेप। ध्यान रखिएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, बहुत ही विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं है और पॉलीएटॉमिक स्पीशीज़ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप संभल के काम करेंगे, ये तीनों भी चीज़ चेक कर लेंगे। आइए इसको समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लेते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड और ICl2-। सबसे पहला देखो, 2 1 3 एटम, 2 1 3 एटम, पहला चीज़ फुलफिल हो गया, एटम की संख्या सेम, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 7 दूनी 14, और जिनॉन में कितना हो जाएगा 8, तो 14 8 22, ठीक। और यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन दोनों सेम ग्रुप के हैं, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 7 7 सब में 7 है, तो भाई 3 एटम हो गए ऐसे, ठीक है ना। तो 21 और एक नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सेप्ट होता है वो सब का सब कहाँ एक्सेप्ट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। हाँ, तीसरा चीज़ जो है सेम शेप, तो यहाँ पर है, ये कैसे पता चला, तो ये आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों जो हैं लीनियर शेप के हैं, लीनियर शेप, ठीक है ना, लीनियर शेप के हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।